हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को पूरा पढ़ा था, समझा था। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए बिना विलंब से शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 का पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट दी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहली है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। अब तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है या बढ़ती है। जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, तत्वों की धात्विक प्रकृति क्या होती है, घटती है। ये भी ठीक है। दूसरा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। चौथा, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ये भी ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, वो है ग। परमाणु यानी आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों जाने पर निम्नलिखित में से परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ये कथन असत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है आपका, तत्व x। ठीक है, एक तत्व दिया है x करके हुए, तो ये तत्व x है, इसका सूत्र है XCl2। ये क्या करता है, एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह से अंतर्गत होगा। अब एक तत्व है X जो कि XCl2 का सूत्र बनाता है और एक क्लोराइड बनाता है, तो यह एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। तो यह किस तत्व से संभवतः है? नंबर 1, सोडियम से, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से। तो यह है आपका मैग्नीशियम से। ठीक है, मैग्नीशियम आएगा इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, तत्व किसमें, अभी ये जो है निम्नलिखित में जो 4-5 इन्होंने ऑप्शन दिए है, इसमें से पहला, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। कौन सा तत्व होता है जिसमें 2 कोष होते हैं? 1s2 2s2, यानी 1s2 2s2 किसमें है और दोनों ही पूर्ण है। बताइए। पहला हाइड्रोजन है 1s1, इसमें एक ही है। दूसरा है हीलियम 1s2, इसमें भी एक ही है। तीसरा है लिथियम 1s2 2s1, ये भी एक ही है। तीसरा है, चौथा है बेरिलियम 1s2 2s2, तो चौथा है। तो इस प्रकार जो है इसमें उत्तर क्या रहेगा, नियॉन। इसका उत्तर है नियॉन। नियॉन ऐसा तत्व है जिसके दोनों कोषों में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे भरे हैं। इसमें बाहरी कोष में 2 है, दूसरे में 8 है, यानी 10। ठीक है। इसके बाद बी है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका 282 है। ये कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 यानी 282 है? तो ये है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282। ठीक है, तो इसका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282। इसके बाद आपका तीसरा है, कुल किस तत्व में कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका उत्तर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व में कुल 3 कोष होते हैं। ठीक है, 1s2 इसमें आएगा आपका 14 है, तो 1 कोष 1s वाला 2s वाला ये होगा sp। तो इस प्रकार जो इसमें 2 8 और 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है आपके 14, और 3 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष होता है जिसको हम संयोजकता कोष कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डी है, किस तत्व में कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो बोरोन नामक तत्व में सिर्फ 2 कोष हैं जिसकी संयोजकता बाहरी कोष में वो है 3। तो इसका इसका परमाणु संख्या है 5। ठीक है, इसका आएगा
2 और 3। तो बाहरी कोश में 1s2 2s2 2p1 यानी 1s2 ये तो पूरा है और 2s2 में 2 है और 2p में 1 है। तो इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन में 3 है, 2s2 और 2p1, 2 और 1 3। तो ये है इसका बोरोन। अगला है चौथा, किस तत्व के दूसरे कोष में पहले कोष के दुगने इलेक्ट्रॉन हैं? इसका उत्तर है कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या है 6। ठीक है, 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2। तो बाहरी कोष में यानी 2 वाले में है 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका है 4। तो कार्बन के बाहरी कोष में पहले कोष के मुकाबले डबल इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 है दूसरे में 4 है। तो इसका उत्तर है कार्बन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का ये है, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? अब बोरोन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन कौन से गुण समान है, तो इसका हमें उत्तर देखना है। तो इसके जो गुण समान है वो है नंबर 1, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहला गुण तो ये समान है। बोरोन स्तंभ के जितने भी तत्व हैं उनमें 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2, आवर्त सारणी के समान कॉलम के में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। मैंने आपको ये बताया था जब मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें आपको पूरा क्लियर कट ये समझाया था। साथ में मैंने आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अंतर भी बताया था आपको। जो क्वेश्चन इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे। चलिए, इसके बाद आपका इस तीसरा जो इसमें जो गुण समान है वो है, आवर्त सारणी के समान कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुण बढ़ जाते हैं, जबकि बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण घट जाते हैं। लेकिन आवर्त सारणी में ग्रुपों में कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण बढ़ जाते हैं। और चौथा गुण है इसमें, आवर्त सारणी के समान कॉलम के सभी तत्व बोरोन की तरह समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता आपका बी। इसके बाद है बी चौथे का, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ, पहले था बोरोन, फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन कौन से गुणधर्म, जैसे हमने बोरोन के पढ़े वैसे भी हमने फ्लोरीन के बताने। चलिए फ्लोरीन के स्तंभ में बताते हैं। फ्लोरीन का स्तंभ कौन सा है? फ्लोरीन का स्तंभ इसमें देखते हैं अब हम। फ्लोरीन के स्तंभ में जो गुण समान है, नंबर 1, आवर्त सारणी में फ्लोरीन कॉलम के तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। नंबर 2, आवर्त सारणी के समान कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनके गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो ये हुए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7, यानी इसकी जो परमाणु संख्या है वो है 17। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, जो कि यहीं से निश्चित हो रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जितने इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इसकी परमाणु संख्या होती है। तो 2 8 7 परमाणु संख्या आपको बताया था मैंने क्या होती है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 17। ठीक है, और इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 17। दूसरा, निम्न में से किस तत्व के साथ, बी है इसका, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्ठक में दी गई है। अब ये नाइट्रोजन है, इसकी है 7, तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी पहले तो हमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3,
ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए एक कोष में है 2 और 2 कोष में है 5, कितने 2 और 3 5, क्योंकि दोनों कोष 2 वाले भी है 2 है तो ये 5 है, ठीक है। ये है नाइट्रोजन का। जबकि हमारा जो इसका है परमाणु संख्या 17 है उसकी है 287 यानी 287, इसकी है 287 और इसकी थी आपकी 2 और 8। तो नाइट्रोजन के साथ इसकी समानता नहीं होती, तो इसकी नाइट्रोजन के साथ समानता नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको किस तरह से किया उन्होंने, देखिए बी नाइट्रोजन का है 2 5। अब उसी प्रकार आपकी फ्लोरीन की है 2 7, उसी प्रकार आपकी फॉस्फोरस की 15 285, उसके बाद आर्गोन की आपकी 288। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या इसकी रासायनिक समानता किसके साथ होगी, तो फ्लोरीन जिसकी जो परमाणु संख्या 9 है में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिए गए तत्वों के समान है। अब देखो फ्लोरीन का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है सबसे भारी कोष में है 7, इसकी भी भारी कोष में 7, तो इसकी समान होगी किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और बाकी किसी के साथ इसकी समानता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा फ्लोरीन। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार दी गई है, ठीक है। इसकी स्थिति देखिए निम्न प्रकार से क्या दी है, समूह 16 में डैश 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 बी और समूह 17 में डैश ए डैश बी सी, सॉरी। तो मतलब ये हुआ कि समूह 16 में पहले 3 जो तत्व हैं कोई और है, चौथा तत्व है बी, और समूह 17 में पहला तत्व कोई और है, दूसरा ए है, तीसरा कोई और है, चौथा सी है। अब हमें बताना है कि ए धातु है या अधातु है। ए क्या है, धातु या अधातु। तो आपको पता है जब मैंने पढ़ाया था धातु जो है किस तरफ पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में बाईं तरफ, तो ये क्या है, अधातु। ए होगा आपका अधातु, ठीक है, इसका उत्तर होगा अधातु। तो पहले का उत्तर है अधातु। बी, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। अब आपको मैंने बताया था कि अभिक्रियाशीलता कैसे बढ़ती है घटती है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है, घट जाती है क्रियाशीलता। तो ए जो है अभिक्रिया ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो घट जाती है। तो ए जो है सी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा, यानी ए अधिक अभिक्रियाशील होगा, सी कम अभिक्रियाशील होगा। इसके बाद आता है सी। अब सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, ये भी आपको मैंने बताया था। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं समूह में तो क्या होता है, इसका परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार जो है घट जाता है। तो सी का साइज ए के मुकाबले क्या होगा, छोटा होगा। सी का आकार ए के मुकाबले या सी, अच्छा इसमें बी के पूछा है ना, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। तो जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो साइज घट जाता है, तो सी का साइज छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, ठीक है। सी का बी के मुकाबले साइज छोटा होगा। तो इस प्रकार जो है ये भी हो गया। उसके बाद डी, तत्व ए किस प्रकार के आयन बनाएगा, धनायन या ऋणायन। अब मैंने आपको बताया था जो धातु होते हैं वो बनाते हैं आपके क्या, धनायन, और जो अधातु हैं वो बनाते हैं आपके ऋणायन। तो धातु किस तरफ होते हैं, आवर्त सारणी के बाईं तरफ को, और अधातु होते हैं आवर्त सारणी के दाईं तरफ को। तो ए जो है समूह 17 में जो कि दाईं तरफ है, तो ये क्या बनाएगा, ये है अधातु, और ये बनाएगा ऋणायन। क्या बनाएगा, ऋणायन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन जब आपको मैं होमवर्क के रूप में बताऊंगा तो आपने आधे आधे करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, तथा फॉस्फोरस जिसकी परमाणु संख्या 15 है। आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं दोनों। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमने, और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा ये भी बताना है और क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। अब परमाणु संख्या किसकी, नाइट्रोजन की देखते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2
2p3। तो इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या हुआ 2 2 3, या ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं 2,5। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का। ठीक हुआ। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2,5। उसके बाद आएगा फॉस्फोरस। पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु संख्या 15। इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि p6 होता है, 3s, क्या कितना आएगा 3s2, 3p3। तो अब इसमें 3 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 3 में, इसका भी हुआ 5, यानी इसका हुआ आपका 2,8,5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हुआ, नाइट्रोजन का मैंने आपको बता दिया था। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था आपका 2,5, और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ 2,8,5। तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिया। अब हमने बताना है कि नाइट्रोजन की अपेक्षा कौन सा जो है ऋण विद्युत आवेश होगा, कौन सा धनात्मक विद्युत आवेश होगा। तो नाइट्रोजन जो है अधिक वैद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका परमाणविक आकार अपेक्षाकृत फॉस्फोरस से कम होता है। अब जो नाइट्रोजन है ना, वो होगा अधिक वैद्युत ऋणात्मक, क्योंकि इसका परमाणु आकार अपेक्षाकृत इससे छोटा है। ठीक है, इसका परमाणु बड़ा है, इसका छोटा है, ये 15 में है, ये 7 में। समझिए बात को। तो इसका वैद्युत ऋणात्मक होगा, जबकि इसका वैद्युत घनात्मक होगा, किसका, फॉस्फोरस का घनात्मक होगा, जिसका इसका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो फॉस्फोरस से कम होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का वैद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका आकार फॉस्फोरस से कम है। अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है, जिसके कारण परमाणु को आसानी से ऋणात्मक बनाया जा सकता है और ऋण विद्युत आवेश लक्षण अधिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 7 भी आपको समझ आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। अब देखो, मैंने आपको जब आवर्त सारणी बताई थी तब मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी से संबंध क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के में तत्वों को इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या उसकी आवर्त संख्या पर निर्भर करती है, और यही इनमें संबंध है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या है 20, उसके चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। तो इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होते हैं, हमने ये देखना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें गुणधर्म देखने के लिए इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके समान होगी हम पता कर सकते हैं इसके गुणधर्म भी समान होंगे। तो चलिए, अब कैल्शियम में जैसे आपको बताया मैंने 20 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2882। ठीक हो गया। अब परमाणु क्रमांक जिसका 12 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282। ठीक हुआ। जिसका परमाणु संख्या 21 है उसका विन्यास होगा 28281। ठीक है। परमाणु क्रमांक 21 वाले का विन्यास होगा 2892। इसके बाद परमाणु क्रमांक 38 वाले का होगा 2882। तो अब हमने देखने हैं जो वो बाहरी तत्व जो है जिनके साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता बनती है वो किन किन में से। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 12 वाला इसके और परमाणु क्रमांक 21 वाले से बाहर में इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। ठीक है, तथा 38 वाले में इसके भी बाहर में 2 हैं। तो इन तीनों के जो है तत्वों में भौतिक व रासायनिक गुण कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 जो 20 है उसमें भी 2 हैं। तो इन तीनों में ही क्या होंगे परमाणु क्रमांक यानी रासायनिक और
इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के परमाणु को मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन सभी में संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। तो जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो 12 वाले में भी 2 है, 19 वाले में सिर्फ 1 है, 21 वाले में भी 2 है, 38 वाले में भी 2 है। तो जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, जिसका 21 है, जिसका 38 है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहर कोश में, 2। तो इन तीनों का ही गुण धर्म जो है कैल्शियम के समान है। ठीक है, चलिए इस पाठ के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने पढ़ाया था, तो ये क्या बोलता है प्रश्न कैसे, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करनी। तो मैंने आपको जब ये आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाई थी तो आपको बता दी थी, चलो फिर भी कर लेते तुलना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी नंबर 1, इसमें क्या होता है, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान था, यहाँ पे परमाणु क्रमांक। नंबर 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप है। प्रश्न नंबर इसका पॉइंट 3, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को एक आवर्त सारणी में जो ग्रुप 18 था उसमें संक्रमण तत्व इकट्ठे रखे गए थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ये तत्व जो है 3 से लेकर 12 तक ग्रुपों में रखे गए हैं। पॉइंट 4 बोलता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं थी, उचित स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए उचित स्थान दिया गया है और उनको स्थान की समस्या नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। 5वां डिफरेंस जो यह पॉइंट था, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती थी कि रासायनिक रूप में असमान तत्वों को एक साथ रखा जाता था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक रूप से असमान तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। इसके बाद इसका अंतिम पॉइंट बोलता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान होने वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया था। जैसे आपका निकल और कोबाल्ट था, तो कोबाल्ट 27 और निकल 28, तो मेंडलीव में 28 वाले को पहले रख दिया गया था, जबकि 27 वाले को बाद में। तो ये गलत है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी तत्व था वो परमाणु क्रमानुसार ही रखे गए थे, यानी 27 वाला कोबाल्ट पहले आएगा, निकल 28 वाला बाद। तो इस प्रकार जो है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों में तुलना कर ली है। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको ये लिखने हैं, नोट करने हैं, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।